अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एक और आईसीएमए का केस स्टडी जो है वो आपके सामने सॉल्व किया जा रहा है जी। ये वैसे तो आईसीएमए का केस स्टडी है, आई थिंक फरवरी 2025 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, अटेम्प्ट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है मगर 2025 का ही है मोस्ट प्रॉब्ली। बट ये आई गेस एसीसीए के P4 से काफ़ी मिलता जुलता है। तो काफ़ी आसान केस स्टडी है। पिछला केस स्टडी भी मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो मैं रिकॉमेंड पहले पढ़ लेता हूँ, फिर कुछ बैकग्राउंड भी आपको यहाँ पे दे दूंगा केस स्टडी का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू यू आर असाइंड अ टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द अफॉरमेंशन्ड प्रोजेक्शन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मॉडल। ठीक है, enabling the director to assess the company's future cash flow and overall valuation. Your work should be based on the following: prepare a future cash flow projection on the next 3 years and determine the company's valuation based on the projected free cash flow to equity. अब free cash flow to equity टेक्निक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप खामा खाए में कॉन्सेप्ट बिगाड़ बैठोगे कि यार ये क्या कर दिया एग्जामिनर ने, और ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी एक अलग टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस बाय एस्टिमेटिंग इट्स टोटल वर्थ बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। द वैल्यूएशन शुड इनकॉर्पोरेट टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, रिवाइज हो जाएगा। कैलकुलेशन एज्यूमिंग अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ 3% पर एनम बियॉन्ड द फोरकास्ट पीरियड। आपने 3 साल के बाद जो है ईयर 4 ऑनवर्ड इसको ग्रोथ दिखानी है 3% के हिसाब से टिल इन्फिनिटी, जो कि टर्मिनल वैल्यू की वर्किंग में इंकॉर्पोरेट हो जाएगा। देखिए, इन सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। इन सेशन का मकसद आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराना भी है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराना भी है। तो मैं एक आपको बीएफडी के अंदर, जो कि मैं सीए फाइनल का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से सालों से पढ़ा रहा हूँ। 2012 2014 में मैंने जो है ना क्या कहते हैं ये बीएफडी का पेपर पास किया था, और 2016 से मैं सीए फाइनल से एसोसिएटेड हूँ, बीएफडी भी काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। तो बल्कि 2014 से ही मैंने सॉरी सीए फाइनल पढ़ाना शुरू कर दिया था, बीएफडी पास करने के कुछ दिनों बाद। ठीक है, 16 से मैंने बीएफडी पढ़ाना शुरू किया था, 14 से सीए फाइनल पढ़ाना शुरू किया। तो कहने का मतलब है कि ये पहले मैं एक बैकग्राउंड आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और फिर हम चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, फ्री कैश फ्लो लिक्विडिटी क्या हो। अच्छा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मैंने क्या कहते हैं एसएफएम के लिए भी एक इस तरह का एक अच्छा सा हैंडआउट जो है वो शेयर किया हुआ है। फ्री कैश फ्लो दो तरह के होते हैं। एक फ्री कैश फ्लो टू कंपनी होता है और एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता है। ठीक है, दोनों तरह के आपके सामने जो ना यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पहले ज़रा बात कर लेते हैं फ्री कैश फ्लो टू कंपनी की। सही है, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी क्या होता है। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी में हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं डिस्काउंटेड होता है वो वैक होता है। ठीक है, डिस्काउंटेड क्या होता है, वैक। सही है, वैक हमारा डिस्काउंटेड देख रहे हैं आप। बस ये फास्ट फॉरवर्ड है एक तरह से रिवीजन, फिर मैं सवाल पे ही लेके जाऊंगा आपको। तो फ्री कैश फ्लो टू कंपनी में हम डिस्काउंटिंग करते हैं वैक पे। ठीक है, मगर एक और टेक्निक होती है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जिस पे हम डिस्काउंटिंग में वैक पे नहीं करते, हम डिस्काउंटिंग करते हैं केई पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंटिंग करते हैं। ठीक है ना, मैं वैक पे डिस्काउंटिंग नहीं होती, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंटिंग होती है, केई पे डिस्काउंटिंग होती है। अच्छा, क्या दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है जी। जो फ्री कैश फ्लोज होते हैं देखें, वो नॉर्मल फ्री कैश फ्लोज होते हैं, उसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, नॉर्मल तरीका एड बैक किया डेप्रिसिएशन को, और एक जिसे कहते हैं गुल्लक, कैश पुट असाइड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को माइनस करके फ्री कैश फ्लोज आ जाते हैं। यानी कि अगर मैं फ्री कैश फ्लोज का एक शॉर्ट वर्जन बताऊं, तो हम नॉर्मल कैश फ्लोज जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में नॉर्मल कैश फ्लोज जो हमने एनपीवी में सीखे थे, वो नॉर्मल नेट कैश फ्लोज का मतलब है इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, सारा डेप्रिसिएशन एड बैक टैक्स वगैरह सब कुछ हो गया। इसमें से लेस हो जाता है ये कैपेक्स, कैश पुट असाइड फॉर कैपेक्स जो है वो लेस हो जाता है, जिसे मैं गुल्लक कहता हूँ। तो आपके पास ये आ जाते हैं फ्री कैश फ्लोज। इन फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया जाता है वैक। ठीक है, वैक पर डिस्काउंटिंग की जाती है। सही, क्योंकि वैक जो है वो असल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है कंपनी का। उससे आती है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आती है। इसमें से फिर हम मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस करते हैं तो जाके क्या आती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। क्योंकि हमें पता है जो सारा काम होता है, सारी डिसीजन मेकिंग होती है, सारा फैसला लिया जाता है, वो इक्विटी होल्डर्स की बेसिस पे लिया जाता है। तो इक्विटी होल्डर्स के लिए क्या वैल्यू रेलिवेंट है वो निकालना जरूरी होता है। टोटल मार्केट वैल्यू के बाद हमें एक स्टेप आगे जाना होता है। क्या ये बात समझ आती है? तो कहने का मतलब है कि ये हमने क्या किया, ये हमने टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी निकालने का पुराना तरीका, जो नॉर्मल कॉमन तरीका है जिसमें हम वैक के थ्रू डिस्काउंटिंग करते हैं, जिसमें हम फ्री कैश फ्लो पे काम करते हैं, वो हमने देख लिया। अच्छा, अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा आज का एजेंडा ये नहीं है। आज का एजेंडा है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी का सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही है क्या, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी बात समझ आ रही है आपको?
तो अब इसमें से करेंगे क्या, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ गया नॉर्मल वाला। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होती है अगर आप फ्री कैश फ्लो टू कंपनी से फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पे जाते हैं, जो कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट है जो हम करने जा रहे हैं आईसीएमए का केस स्टडी। अब क्या चेंजेस है ये मैं रिकॉल करा रहा हूँ 2-4 मिनट सिर्फ, ताकि ये कि जब आप सवाल करें तो वहां प्रॉब्लम ना हो, सवाल बहुत ही आसान लगेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इसमें से फिर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड लेस करते हैं। जो इंटरेस्ट पे हुआ था, सूद पे हुआ था, हराम एक्सपेंस पे हुआ था, वो लेस किया जाता है। ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप उसकी लॉजिक भी समझ लें साथ साथ, क्योंकि जो डिस्काउंटिंग हो रही है ना, वो इस बार केई पे हो रही है, वैक पे नहीं हो रही। तो केई मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिस्काउंटिंग हो रही है, वैक पे नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक के अंदर दो एलिमेंट थे, केई भी था, KD1 - T भी था। तो जो KD1 - T का एलिमेंट है अब नलिफाई हो गया, अब एक्सक्लूड हो गया, हट गया। ठीक है, एक्सक्लूड हो गया, रिमूव हो गया। तो अब उसको कहीं ना कहीं तो रखना है ना। पहले हम इंटरेस्ट को इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि इसका इम्पैक्ट डिस्काउंट फैक्टर में इनकॉर्पोरेटेड था। ये बात हमने बहुत दफा अपने लेक्चर में डिस्कस की कॉन्सेप्चुअली। मगर आज डिस्काउंट फैक्टर में चूंकि इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो इसको हमें कैश फ्लो का पार्ट बनाना होगा अलग से। और खाली इंटरेस्ट नहीं, इस सूद पे टैक्स भी बचता है, क्योंकि इंटरेस्ट अलाउबल एक्सपेंस है, 1 - T का इम्पैक्ट भी तो लेना है। तो इंटरेस्ट के बाद टैक्स सेविंग और इंटरेस्ट भी हमें ऐड करनी होगी। फिर लोन का आना और जाना, लोन का जाना आउटफ्लो होता है, लोन का आना इनफ्लो होता है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। हाँ, लोन की पेमेंट होती है कैश क्रेडिट लोन डेबिट। तो कैश का आना या जाना प्लस या माइनस, डेबिट या क्रेडिट, वो भी इनकॉर्पोरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू डेट। तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो डेट से रिलेटेड थे, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो उसका टैक्स इम्पैक्ट हो, चाहे वो लोन का आना हो, चाहे वो लोन का जाना हो, वो सारा इनकॉर्पोरेट होगा। तो जाके हमारे पास फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आएगा, और ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी डिस्काउंट होगा वैक पे नहीं केई पे। अब सवाल आखिरी ये बनता है कि जब मैं इसको केई पे डिस्काउंट करूंगा तो मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आएगी या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी? जी जवाब दें, सोचें, अपने आप से सवाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि डिस्काउंटिंग के ही पे हुई है, कैश फ्लोज भी सारे हमने के ही वाले रखे हैं, डेट वाले हटा दिए, माइनस कर दिए। या और आसान सिंपल चलते हैं, चूंकि हम डिस्काउंटिंग के ही पे कर रहे हैं, इक्विटी होल्डर्स के एंगल से कर रहे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू जो आएगी, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू जो आएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अब अलग से इनकॉर्पोरेट नहीं करना, क्योंकि आप अगर नोट करें वो ऑलरेडी पहले से ही इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ठीक है जी। तो ये प्लीज इसके ध्यान में रख लीजिएगा, इसमें पूरी समरी बनाई गई है। फ्री कैश फ्लो कंपनी में डिस्काउंटिंग वैक पे हो रही थी, टोटल वैल्यू आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट मार्केट वैल्यू इक्विटी आ जाएगी। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो जो है इंटरेस्ट टैक्स टैक्स सेविंग, तो ये लोन का आना जाना वो सारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। चलें वापस आईसीएमए के सवाल पे चलते हैं। सवाल हमारा आ गया जी, सवाल पढ़ लेंगे क्या कह रहे हैं जी। क्लाउड सेट कंपनी, CloudSat company established in 2010, manufactures a wide range of electronic products over the years. ठीक है, the company has achieved significant growth, expanding both its market presence and financial stability. The directors have limited liability. The bank loan is secured against the general asset of the company. Key funding, कोई फिगर नहीं आई, जैसी ही फिगर आएगी मैं बराबर में नोटिंग शुरू कर दूंगा। आपको पता ही मेरा स्टाइल है, सही है ना, सॉल्व करने का स्टाइल है। चीजों को आसान करने की कोशिश की जाएगी। फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर द फॉलोइंग की फाइनेंशियल डिटेल एंड प्रोजेक्शन आर अवेलेबल टुगेदर विद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज शोन इन एग्जिबिट। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड एट रेट ऑफ 10% per annum on a ईयर एंड नॉन करंट एसेट बैलेंस बिफोर अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप मुझे बता दो, ये कॉस्ट पे लग रही है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन से हम स्टार्ट करेंगे जी। डेप्रीसिएशन जो है वो 10% है, बिल्कुल जी माना 10% है, मगर है कौन सा? 10% ऑन WDV है या 10% ऑन कॉस्ट है? साफ साफ लिखा हुआ है बिफोर। तो ये हो गया 10% ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, क्योंकि आफ्टर नहीं लिखा ना, WDV में नहीं लगानी, कॉस्ट पे लगानी है। अच्छा आगे, नेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लाइन विद द ग्रोथ इन प्रॉफिट। तो वर्किंग कैपिटल की जो ग्रोथ होगी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, जो इन्वेस्टमेंट में जो फर्क आएगा, वो किसके हिसाब से आएगा? प्रॉफिट के हिसाब से। हमें वर्किंग कैपिटल का वैसे भी खाली चेंज ही चाहिए होता है, डिफरेंस ही चाहिए होता है। हमने अपने नॉर्मल सेशन में देखा इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में कि वर्किंग कैपिटल का पहले हम नॉर्मल बैलेंस लिखते हैं, सही है, उसके बाद डिफरेंशियल यानी कि एडिशनल इजाफी एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल जो चेंज इंपैक्ट होता है वो अलग से कैश फ्लो में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो वही टेक्निक यहाँ पे लगेगी इस बार भी।
ठीक है, देख लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल की ग्रोथ जो है, अच्छा जी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ग्रोथ प्रोजेक्शन, द कंपनीज रेवेन्यू इज एंटिसिपेटेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%, बट वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर प्रोजेक्टेड एट इंक्रीज ऑफ 10% एंड 5%। रेवेन्यू पे 5% ग्रोथ है, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट पे भी 10% है, सॉरी 10% है ग्रोथ रेवेन्यू पे, सॉरी। अच्छा, ये बताने की जरूरत नहीं थी, वेरिएबल वैसे रेवेन्यू के हिसाब से ही होता है। वेरिएबल कॉस्ट का ग्रोथ रेट 5% है, और फिक्स नहीं, वो भी 10% होगा ना, सेम ही होता है यार। होना भी चाहिए, वरना वेरिएबल किस बात का, नाम का वेरिएबल ले जाएगा। 5% ग्रोथ। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑब्लिगेशन, द कंपनी पे इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग लोन एट अ 5 फिक्स्ड रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड इनकर्स टैक्स ऑन एट a rate 25%, पेएबल इन द फॉलोइंग ईयर, पेएबल इन द फॉलोइंग ईयर। पहले सूदी रेट लिख लेते हैं, 10% है, 29% नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर, ईयर वन का टैक्स ईयर टू में आएगा, ईयर टू का टैक्स ईयर थ्री में आएगा। तो फिर ईयर वन में कौन सा टैक्स आएगा? ईयर वन में ईयर वन का टैक्स नहीं आएगा, तो पुराना टैक्स होगा, एग्जिस्टिंग टैक्स होगा तो वो आएगा, अगर कुछ होगा तो खैर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। करंट एसेट एंड कैश रिजर्व, द नेट करंट एसेट रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड अ कैश बैलेंस ऑफ 100,000। कैश कितना पड़ा हुआ है? फारिग कैश 1 लाख रुपए का पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपके सामने आ रही है जी, जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर एक्सपर्ट फाइनेंशियल गाइडेंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड यू, सही है, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उन्होंने आपको कंसल्टेंट बना लिया है जी, ठीक है। टू assess the company's overall value, discussion in the board of directors provided following additional insights. Capex are the company plan to increase its investment in non-current asset by 20% per annum. The company applies straight line method। अच्छा, ये बात इन्होंने बाद में डिस्क्लोज भी कर दी है ऊपर, अगर आपको नहीं समझ आ रही थी, कुछ गड़बड़ लग रही थी, फर्क लग रहा था, मसला लग रहा था, तो इन्होंने आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया कि भैया हम स्ट्रेट लाइन ही फॉलो करते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो टैक्स 29% है, अच्छा नहीं सॉरी, हाँ ये ठीक है, 20% इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स 20% होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये पहले बता दिया, कंसिस्टेंट विद करंट टैक्स अलाउंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कंसिस्टेंट विद टैक्स अलाउंस से आपकी प्रॉब्लम हल हो गई है कि जो हमारा तरीक़ेकार है वही टैक्स वाले भी फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं। So loan obligation and interest rate stability, the outstanding loan balances will be maintained at 13,3960. Furthermore, based on forward yield curve analysis, interest rates are not expected to fluctuate, ensuring stability in finance cost। ऊपर कहीं लिखा होता है सूद का रेट 10% है, लोन इनका जो है वो स्टैंड करेगा, फिक्स रहेगा 3960 पे। इक्विटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, डायरेक्टर एस्टैब्लिश अ टारगेट रिटर्न ऑन इक्विटी 10% पर एनम। ये क्या है टारगेट रिटर्न ऑन इक्विटी, क्या है इक्विटी रिटर्न एक्सपेक्टेशन? मैंने नाम सुनते ही समझ गया ये के ई है, के ई, के डी नहीं, के ई। अच्छा जी, आगे चलते हैं, डिस्काउंट फैक्टर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है जी, कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनानी है, आगे अपेंडिसेस आ गए, एक्सट्रैक्ट, ये केस स्टडी का स्टाइल है। अपेंडिक्स में बैलेंस शीट उन्होंने दे दी है, पीएनएल दे दिया, पहले तो रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल, जाहिर सी बात है कि आज का पीएनएल दिया हुआ है, अभी अगले 3 साल की प्रोजेक्शन उसी वक्त होगी ना जब हम एग्जिस्टिंग डेटा अवेलेबल हो, तो इसको 10% से बढ़ाना है। इसको कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप नीचे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या ब्रेकअप दिया हुआ है इन्होंने। बल्कि नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल भी जाहिर सी बात है फिर रेवेन्यू के हिसाब से बढ़नी चाहिए, कुछ मेंशन नहीं, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है, लोन आ गया, लोन सही है 3960, ऊपर बताया था इसने, सूद है 10% सूद है और 3960 का लोन है, तो सही है। 396 का इंटरेस्ट आता है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स निकाल लिया, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब आप बोलोगे टैक्स तो इन्होंने सेम ईयर लिख दिया, नहीं सेम ईयर लिख दिया, पीएनएल है, पीएनएल में सेम ईयर लिखा है, कैश फ्लो जब हम बनाएंगे तो हम इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाए, जो भी टैक्स बनेगा। बैलेंस शीट आपके सामने आ गई जी, नॉन करंट एसेट्स और सारी चीजें मौजूद है, एडिशन इन नॉन करंट एसेट्स, ठीक हो गया। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है 506 इन्होंने बताई हुई है अभी की, मगर हमें नई निकालनी पड़ेगी, हमें पता है 10% का रेट है। तो स्टार्ट करते हैं बात को। अच्छा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आसान कर लेते हैं बात, लेकिन पीएनएल को देख के स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेवेन्यू आएगा सबसे पहले।
ठीक है ना, रेवेन्यू आ जाएगा। वर्किंग कर लेंगे साइड में, मसला नहीं है। कितने साल का डेटा है? 5 सालों का डेटा? 3 सालों का, सॉरी। ठीक है। 1, 2 एंड 3। तो खुला खुला बना देते हैं, चलो। ठीक है जी, रेवेन्यू के बारे में कितने परसेंट चेंज था? 10% चेंज है। एयर जीरो की जरूरत नहीं है, वैसे छोटा सा बनाता हूँ एयर जीरो। जरूरत होगी तो डाल देंगे। कितना रेवेन्यू है हमारे पास? 20,000। और 10% का चेंज उसने कहीं बताया था? नहीं, ये तो फिक्स कॉस्ट का रेवेन्यू का ही था हमने लिखा भी था बराबर में। ये लिखा। ई वर्किंग आप पेपर में जरूर शो करें, इतनी ही शो कर दें। फिर और 1.1 हो जाएगा। फिर और 1.1 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 12,000 है। इसको भी मैं कहूँगा 1.1 कर लें, कुछ मेंशन नहीं है तो मैं ज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल होगी, फिक्स तो नहीं हो सकती ना कॉस्ट ऑफ सेल, बिल्कुल ही फिक्स हो जाए। बिल्कुल, अब बोलोगे कॉस्ट ऑफ सेल में मेंशन नहीं है तो भाई मेंशन नहीं, जजमेंट भी तो एक चीज होती है। जजमेंट अप्लाई कर देंगे। मेजोरिटी आम हालात में भी ऐसा होता है, सेल बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। सेल बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। अक्कल ये कहती है नहीं कहती, मुझे बताए। सेल बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ जाती है। तो 12,000 कॉस्ट ऑफ सेल है, इसको भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर लें। माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आया था, हमें जरूरत नहीं ग्रॉस प्रॉफिट की। हम अपना कैश फ्लो बना रहे हैं। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास कौन कौन सी थी? तो ब्रेकअप हमारे सामने है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट का। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट में मसला ये है कि कुछ वेरिएबल है, कुछ फिक्स है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने परसेंट है? 7,506, 3,000। 3,000। 15% ऑफ सेल्स। तो डायरेक्ट 15% ऑफ सेल्स भी लगा सकते हैं। और 3,000 इंटू 1.1 कर लिया। 3500। सही। ठीक है ना, देखें हम अलग अलग ही रखेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 36, 30 और 399। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है सवाल में? वो भी बढ़ेगी 5% है, 4,000 है ना, वो भी 5% तो बढ़ेगी। इन्फ्लेशन तो लगेगा ना भाई, ये नहीं लगेगा? तो ये नहीं करना, दो दो डबल डबल नहीं बढ़ाना है कि आप इन्फ्लेशन से ही बढ़ा दो और जो इतने रेवेन्यू बढ़े उससे ही बढ़ा दो, ऐसा नहीं है, हाँ। 1.05 से मल्टीप्लाई कर लें। फिर 1.05 से वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन पे आ जाए। डेप्रिसिएशन की मेरे ख्याल से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट माइनस अभी नहीं होगा, बाद में। पहले कैश फ्लो तो निकाल लें। फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है ना? प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर अब क्या करेंगे? इस पर टैक्स लगा देंगे। फिर एड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। ऐसे ही करते थे। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एसेट बिक नहीं रहा ना, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा, एसेट बिक नहीं रहा। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है हमने। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। 10% है कॉस्ट। दी भी तो है बैलेंस शीट हमें।
तो मसला ये है कि ये जो बैलेंस शीट दी हुई है ना, इस पिछले साल की है। तो हमें तो मजीद इसमें एडिशंस करनी है ना, जो एडिशन हो रही है उस पर भी तो डेबिशन लगेगा। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? ठीक है, तो उस पर भी तो डेबिशन लगाना है। कैसे लगाएं फिर? कैसे लगाएं? हम्म। क्या करेंगे? सोचें, जवाब दें। जी। एडिशन से उसने कहा, अच्छा तो अब इसके लिए वर्किंग देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपेक्स एंड डेप्रिसिएशन। कैपेक्स की वर्किंग भी इसी में हो जाएगी। ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग कॉस्ट जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग था, इस बार का ओपनिंग होता है ना लास्ट टाइम। कॉस्ट 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 5064। कॉस्ट पे करना है ना काम। एडिशन कर दें। 20% एडिशन हो जाएगी। सही है ना? 20% एडिशन किसका? लास्ट टाइम का 20%। कॉस्ट का 20% नहीं, ये गलती ना हो जाए। इसका 20% नहीं लगा देना भाई, इसका 20% नहीं होगा। इसका 20%। अब आप बोलोगे ये कहाँ लिखा हुआ है? दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, ये इन्वेस्टमेंट इन न्यू नॉन करंट एसेट बाय 20% पर एनम। जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 20% से बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? जो नया इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो बढ़ेगा 20% है, जो न्यू इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। ठीक है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितनी की थी भाई? 264 की थी ना। 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? हम्म। 264 इंटू 1.2, कैलकुलेटर चला ले, मैं भी चला लेता हूँ। 316.8। राउंड कर ले, 317 कर ले। राउंड कर ले यार। 380। अच्छा, ये ऐड करना है ना, लेस थोड़ी करना है। ला क्या हो गया? 380 मैं अभी से इसलिए निकाल रहा हूँ, देखिए टोटल कॉस्ट पे थोड़ी लगाना है। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए गौर से समझिएगा बात को, हमें टोटल कॉस्ट पे थोड़ी लगाना है। कॉस्ट का 20% नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो अलग से दी हुई है, जो एडिशन है, वो 20% से इंक्रीज करेगी। देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट का 20% थोड़ी लिखा हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट लाइन वापस देखें, जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% से ग्रो करेगी। इन्वेस्टमेंट इन न्यू नॉन करंट एसेट। ठीक है जी, तो टोटल कितना हो गया? 5381 यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5764 का यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। फिर एडिशन लगा लें 10%। ठीक हो गया जी। 622। चलिए जी, डेप्रिसिएशन आ गए। कितनी? 621.7 आ रही है, मगर 622 कर लेंगे क्योंकि हमने 1000 कम, वो नियरेस्ट उस पे काम करें ना, रुपी पे। मिलियन के लें। जब प्रॉफिट निकालें जी, प्रॉफिट क्या आ रहा है? प्रॉफिट कैलकुलेटर चलाएं जी। कैलकुलेटर चला दीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। 762 आ रहा है जी पहला। ठीक है जी। दूसरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 762 पहला प्रॉफिट आ रहा है। 1064 दूसरा आ रहा है। और 1403। अच्छा, अब टैक्स 29% यहाँ पे वो वाला नहीं आएगा। ईयर वन का टैक्स ईयर टू में आएगा। ईयर टू का टैक्स ईयर थ्री में आएगा। ये इसलिए ध्यान में रखिएगा प्लीज, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। टैक्स के मामले में गड़बड़ नहीं करिएगा, गलती नहीं करिएगा। तो 762 का 29% लगा लें, कितना आता है? 762 का
29% लगा लें, कितना आता है? ठीक है, कितना आया? 221। और 1064 का 20% लगा, 29% लगा लें, तो यहाँ कौन सा आएगा? ईयर वन में भी जीरो लिख देते हैं, नहीं जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा। जो जो पीएनएल में टैक्स नजर आ रहा था आज का, वो असली में पे होगा अगले साल। अगले साल ईयर वन में। ईयर वन में। मुश्किल बातें तो नहीं है यार, फोकस बस रखना है आपने। फोकस जो रख सकेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन एड बैक कर दें बगैर टाइम जाएगी। नॉन कैश है, टैक्स पर्पज के लिए आया है सिर्फ। अब इसमें क्या रह गया? हाँ, वर्किंग कैपिटल रह गया। वर्किंग कैपिटल रह गया और कैपेक्स रह गया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के बारे में उसने क्या बात की थी? गौर से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्किंग कैपिटल के लिए उसने क्या बात की थी कि वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के रेशो में बढ़ेगा। ठीक है ना? प्रॉफिट के रेशो में बढ़ेगा। तो कर लें, क्या मुश्किल है वर्किंग कैपिटल के लिए? और कैपेक्स, अच्छा कैपेक्स तो पहले हुआ हुआ है, पहले कैपेक्स लिख दें। कैपेक्स पहले से हमारे पास मौजूद है। एडिशन हुई थी असल में, यहाँ उसको होगा 317। याद है ये रहा कैपेक्स, 380। पहले ही निकालता है डेप्रिसिएशन के लिए यार, वरना डेप्रिसिएशन नहीं आती। क्या ख्याल है? ठीक है, अब ये अगर आ जाएंगे तो हमारा नेट कैश फ्लो आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल लिख लेते हैं अभी। शुरू के 3 साल हो गए। काउंट फैक्टर में पता है यही 10% है। वैसे तो इसमें सिर्फ प्रोजेक्शन बोलती, मगर आगे चूंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमें ये सारी चीज़ें पता। ठीक है जी, पता होना चाहिए हमें। वर्किंग कैपिटल पे जाने से पहले पहले वर्किंग कैपिटल देख लेते हैं, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये रहा वर्किंग कैपिटल। नेट करंट एसेट इज वर्किंग कैपिटल 1080, मगर इसमें मसला ये है कि वर्किंग कैपिटल जो होता है ना, ये मतलब पैसा ब्लॉक हुआ हुआ है। इसमें पैसा ब्लॉक, इसमें 1080 ही सही नहीं है, इसमें 100 रुपये का वो भी है ना, कैश बैलेंस। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल कितना है जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे वर्किंग करूंगा। वर्किंग कैपिटल की वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। एग्जिस्टिंग वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग कैश। कैश तो लिक्विड है ना, कैश में पैसा थोड़ी ब्लॉक होगा। 980। 980। ठीक है, अब आप देखें जरा प्लीज। पुरानी टेक्निक फॉलो कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल बैलेंस 980। 1.1। अच्छा, इसने तो कहा है वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट के लिहाज से इंक्रीज होता है। इसने तो कहा है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रॉफिट के लिहाज से, ग्रॉस प्रॉफिट के लिहाज से इंक्रीज होता है। तो मसला ये है कि कोई चीज बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है 10% से, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है 10% से, वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ रहा है सेल के हिसाब से 10% से, 15% सेल से, मगर पर तो सेल के हिसाब से रहा है। फिक्स बढ़ रहा है 5% से, तो ये तो खिचड़ी पक रही है। नहीं, खिचड़ी नहीं पक रही है, इसने आपकी जिंदगी आसान कर दी। गौर से पढ़ना है। वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में जो परसेंटेज चेंज लग रहा है उस चेंज को अप्लाई कर दो वर्किंग कैपिटल में, और ग्रॉस प्रॉफिट पे कितने परसेंट चेंज आ रहा है हर साल। इसका जवाब तो बहुत ही आसान है। इसका जवाब ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट दो चीजों को एडजस्ट करके आता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो रेवेन्यू भी 10% से चेंज है, कॉस्ट ऑफ सेल भी 10% से चेंज है, तो हमारा जीपी भी 10% से ही चेंज होगा।
तो कितना हो गया इंटू 1.1, दैट इज 1078 इंटू 1.1, वापस से कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? 1186। और आगे बढ़ जाइए 1304। फिर हम लिखते थे वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो कि डिफरेंस होता है, बैलेंसिंग होता है, एडिशनल होता है, इजाफी होता है, एक्स्ट्रा होता है, इंक्रीमेंटल होता है। तो कितने से इंक्रीमेंटल है? 98। कितने से इंक्रीमेंटल है जी? 108। कितने से इंक्रीमेंटल है? माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, 119। ये आ गया। चलें जी, अब हम कंप्लीटनेस पे जा रहे हैं, एंड करेंगे चीजों को। 98 आ गया है, 108 आ गया। रिकवरी नहीं करेंगे क्योंकि टर्मिनल वैल्यू जा रही है। रिकवरी नहीं करेंगे, पैसे वापस नहीं लेंगे वर्किंग कैपिटल से, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट खत्म नहीं करा। प्रोजेक्ट तो टर्मिनल वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। चलिए जल्दी से इसको हम जरा अब क्लोज करने पे आते हैं। कैलकुलेटर मेरा कहाँ है जी? 762 हमारा प्रॉफिट था, इसमें टैक्स माइनस किया हमने पिछले साल का जो इस साल पे होगा, क्योंकि ये कैश फ्लो बन रहा है, ये पीएनएल नहीं बन रहा। पीएनएल के एंगल से कैश फ्लो बन रहा है। जब भी डेप्रिसिएशन एडबैक किया ना, अगर ये कैश फ्लो नहीं होता तो डेप्रिसिएशन एडबैक थोड़ी करते हैं भाई। डेप्रिसिएशन एडबैक क्यों किया है? कैश फ्लो बनाने के लिए किया है ना। पीएनएल, ठीक है, शुरू में पीएनएल दिख रहा था, टैक्स जैसे ही आ गया हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में? कन्वर्ट कर दिया किस में? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, कितना हो गया जी? जरा देखिए क्या बना। 762, अच्छा 857 आ गया ये। अच्छा, इससे कई पर डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ये तो गड़बड़ होगी। इसमें से कुछ लेस करना पड़ेगा, ऐसे कई पर डिस्काउंटिंग नहीं होगी। ये तो नेट कैश फ्लोज है ना, फ्री कैश फ्लोज है। कैपेक्स लेस कर दिया, गुल्लक लेस कर दिया, ये फ्री कैश फ्लोज है। इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें? तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पे जाना है। खैर चलो अभी ये निकाल लेते हैं, फ्री कैश फ्लोज निकाल लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट में वैसे भी कैश फ्लो निकालने, डिस्काउंटिंग उसने सेकंड पार्ट में बोला है मेरे ख्याल से, वैल्यू निकालने को सेकंड पार्ट में बोला है। 1064 माइनस 221 प्लस 576 माइनस 108 माइनस 380, 922। ठीक है जी, 922। और इसके अलावा क्या है जी? 1403 माइनस 309 प्लस 622 माइनस 119 माइनस 456, 1141। अच्छा, इसमें से लेस होगा क्या? इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, जो कि सेम है हर साल आई थिंक। कितना इंटरेस्ट हर साल सेम? वो निकाला था पीएनएल में, नंबर आ रहा था 396। और वेरीफाई भी हो गया था। 3960 का 10%। 3960 का 10%। ये रहा ना 10% रेट है। और ये कहीं वेरीफाई हो रहा है? 3960 की लोन एप्लीकेशन है, और ये 10% का उसने कहा था कि इंटरेस्ट का, सूद का रेट है, तो 396 आता है, और वो पीएनएल में भी नजर आ रहा था। खैर, अच्छा इसका टैक्स इम्पैक्ट भी ऐड करना पड़ेगा। लोन का आना जाना नहीं है, लोन फिक्स हुआ हुआ है। टैक्स सेविंग, अच्छा ये 29% होती है हमें पता है, मगर मगर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। 396 का 29% बनता है 115। 115, मगर एक गड़बड़ है, पहले साल जीरो आएगा। कोई एक्सप्लेन कर सकता, सोच सकता है क्यों पहले साल टैक्स सेविंग जीरो क्यों ली है? क्या इस पहले साल सूद पे इंटरेस्ट का टैक्स इम्पैक्ट नहीं आएगा? अभी नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने ऊपर जो टैक्स ले लिया, 28 ले लिया, ये पीनल वाला टैक्स था, जिसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट का एलिमेंट इनकॉर्पोरेटेड होता है। थोड़ी सी बारीक बात है, समझनी होगी। थोड़ी सी बारीक बात है, समझनी होगी कि हमें ये जो पीएनएल में टैक्स नजर आता है, ये फाइनल टैक्स होता है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस बशमूल इंटरेस्ट, बशमूल सूद, हराम एक्सपेंस सब एडजस्ट हुआ हुआ होता है। क्योंकि टैक्स वाले तो बाइफरगेट नहीं करते ना, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाइफरगेट करते हैं कि फाइनेंसिंग कॉस्ट कौन सी है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो कौन सा है, नॉन फाइनेंसिंग कैसा है, कौन सा है। टैक्स वाले या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इस तरह नहीं होता। ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा होता है, एसएफएम में ऐसा होता है, बीएफडी में ऐसा होता है, एसीसी एएफएम में ऐसा होता है, आईसीडब्ल्यू में ऐसा होता है, जब ये इस तरह के पेपर सवाल आते हैं। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो 28 था, ये जो आ रहा है अब नजर, इसका सबूत भी है। इसका सबूत ये रहा कि आप ये देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से पहले सूद माइनस हुआ है, फिर पीबीटी आया है, उस पीबीटी में इंटरेस्ट माइनस हुआ है,
फिर टैक्स आया, इसका मतलब है इस टैक्स के अंदर ये इंटरेस्ट का एलिमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो जब मैंने ऊपर 28 लिखा था, तो इसका अब आप बोलोगे नहीं सर, फिर इसका मतलब ऊपर 28 गलत माइनस हुआ नहीं है, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, वो 28 ही माइनस करना था, ऊपर 28 ही माइनस करना जरूरी था, उसके अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास, अवेलेबल ही नहीं थी फिगर। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जीरो कर दें यार, कोई इतनी बड़ी हर्डल थोड़ी है। तो जरा चेक करें क्या आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 461। ये आ गया फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है जी, क्या जगह बिल्कुल डॉट आपकी पूरी हुई है। ठीक है जी, कितना आ गया 461। अच्छा, अगला वाला भी देख लेते हैं कितना हो रहा है जी। अगला वाला भी जरा चेक करें कितना बन रहा है ये भी जरा निकाल लेते हैं जरा। 922 माइनस 396 प्लस 115, 641। ठीक है जी। अच्छा, ये 922 नहीं है, ये 931 है भाई, ये सही बताओ भाई आप लोग। 931 है। 931 प्लस 396 प्लस एक माइनस माइनस 396 प्लस 115, 650 आ रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी चेक कर लीजिए एक दफ़ा, क्योंकि यार ये कैलकुलेशन मिस्टेक जो है वो कोशिश करनी है हम जितना अवॉइड कर सकें। 860 बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, तो जल्दी से पहली रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, जो कि 18 मार्क की थी। प्रिपेयर फ्यूचर कैश फ्लो प्रोजेक्शन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर बना लिया। डिटरमिन द कंपनी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन फ्री कैश फ्लो इक्विटी। अच्छा, ठीक है। वैल्यूएशन भी बनानी है हमने, 3 सालों पे बनानी है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और फिर उसके बाद अपनी टर्मिनल वैल्यू सेकंड पार्ट में लगानी है। कोई बात नहीं, अब सवाल बहुत ही आगे पहुंच गया है, खत्म होने वाला है, तो आई थिंक हम इसको क्विकली क्विकली एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो ईयर 1 2 3, फाइनली फाइनली क्लोज होने का टाइम आ गया सवाल के। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कितनी कितनी आई है हमारे पास, 461, 650। डिस्काउंट फैक्टर जो है वो हमारा यही, तो ये होता है 0.909। अगर डिस्काउंट फैक्टर मुझे याद है, मजे की बात ये 0.826 0.75 मल्टीप्लाई कर लें। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, चलें जी, मल्टीप्लाई कर लें जी। 419, कैलकुलेटर चलाएं जरा प्लीज। ठीक है जी, 537 एंड 646, इसमें टर्मिनल वैल्यू ऐड करनी है। टर्मिनल वैल्यू के लिए आपको पता है वो फॉर्मूला हमारा जो इंस्पायर है, कौन से फॉर्मूले से इंस्पायर टर्मिनल वैल्यू, पी नॉट इज इक्वल टू डी वन अपॉन के ई माइनस जी, जो कि यहाँ पे हो जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इन ईयर 1 अपॉन वैक माइनस जी। अच्छा, वैक माइनस जी की जगह यहाँ पे आपको पता है चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है, वैक की जगह यहाँ पे के ही आएगा आज। ठीक है जी, और ये ईयर 3 नहीं होगा, मार्केट वैल्यू एट कौन सा ईयर, क्योंकि ये जो ग्रोथ लग रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड कैश फ्लोज हैं, वो आपको पता है ग्रोथ ओरिएंटेड कैश फ्लोज हैं, वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कैश फ्लोज वो ईयर 3 से शुरू नहीं हो रहे, ईयर 3 तक के कैश फ्लोज तो ये रहे, ग्रोथ इसके बाद लग रही है। जो 3% ग्रोथ लगाने को बोला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कब से लगाने को बोला, आगे के लिए बोला, बियॉन्ड द फोरकास्टेड पीरियड, बियॉन्ड द फोरकास्टेड पीरियड। इसका मतलब है जब ये ग्रोथ लगेगी वो ईयर 3 से नहीं लगेगी, 3 का तो डेटा मौजूद है, तो ये फ्री कैश फ्लो इन ईयर 4 से लगेगी। ठीक है। अच्छा, मसला एक और भी है कि फिर ये वैल्यू जो आएगी ये कब की आएगी, यानी कि जो वैल्यू आप लेंगे कौन सी, फ्री कैश फ्लो 860 कैश फ्लो है ना, ये रहे, इसको ग्रो करेंगे 1.03, यही आपको पता है 0.1 है, ग्रो करेंगे। अब ये जो आंसर आएगा ये कौन से ईयर की वैल्यू होगी। याद करें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में भी हम इस तरह करते थे, अनइवन ग्रोथ होती थी, अगर बात का कोई सीन होता था तो हम उसे अलग से इनकॉर्पोरेट करते थे ना, याद करें जी। अगर आप नोट करें इस बात को गौर से, तो ये चौथे साल का कैश फ्लो है। जब पी नॉट होता है तो D1 होता है, जब P6 होता है तो D7 होता है, याद है इस फॉर्मूले में, जब P5 होता है तो D6 होता है, पी हमेशा एक पहले होता है।
और डी हमेशा आगे का होता है, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लो इस्तेमाल करने ना, आगे के कैश फ्लो इस्तेमाल करने ना, बाद के कैश फ्लो स्टार्ट करने इस्तेमाल करने ना। तो चूंकि ये एयर फोर है, सस्पेंस खत्म करते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये एयर थ्री लेवल पे आएगी, एक साल पहले की आएगी। कैश फ्लो हमेशा फ्यूचर के, यानी कि बाद से शुरू होते हैं, आगे से शुरू होते हैं। इसका मतलब ये मार्केट वैल्यू है एयर थ्री। इसको क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा 12654 एक आंसर आया है, इसको हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा मजीद कितने साल पे, 1.1 की पावर थ्री, थ्री थ्री डिस्काउंट फॉर 3 इयर्स। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा इसको देख लेते हैं। 9507 की वैल्यू हो गई, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी, 419, ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लें सारी, ये सारी 123 की, क्योंकि मार्केट शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम ईयर वन। तो 419 प्लस 646 प्लस 9507, ये आ रहा है कितना, 1110 में। क्लियर है बात में? दिस इज द फाइनल। मुश्किल सवाल तो नहीं था यार, मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं, मुश्किल सवाल तो नहीं। हो गया जी। चलें, पूरा सवाल हमने आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि हम डिटेल में करे थे इसलिए टाइम लग गया, मगर आप खुद करेंगे तो जल्दी से हो सकता है। ये बर्ड्स आई व्यू आ गया क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर व्यू जैसे कहते हैं। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा, यार गुजारिश यही है, कंजूस नहीं बनिएगा। अगर आपको ये तरीका समझ आ रहा है, हमारी अप्रोच समझ आ रही है, ये रिवीजन भी हो रहा है इससे, तो आप ये वीडियोस और दोस्तों से भी शेयर कर दें। ठीक है ना, हो सकता है और किसी का भला हो जाए, और किसी की कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, मुझे आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 211 2963। सीए के लेक्चर्स हम बेस बना रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज मैनर में, और अब हम यहाँ पे आके चीज़ों को ICMA लेवल पे सॉल्व करें। ठीक है, चलें जी, कोई सवाल होता है तो मुझसे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।